मैं हूं पलक रघुवंशी और बंसल्यूज की खास पेशकश मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। अगर आप अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं, अगर आपके मन में भी भविष्य को लेकर सवाल है और अगर आपका सपना है अपनी मंजिल तक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचना, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपके हर सवाल का जवाब और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम आपको ऐसे एक्सपर्ट से मिलवाते हैं जो छात्रों को सही करियर गाइडेंस देने के साथ शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले हर सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मार्गदर्शन की इस खास पेशकश में हमारे साथ इंदौर से डॉक्टर गगन मौजूद हैं, जो प्रतिष्ठित IPS अकेडमी इंदौर के वाइस प्रिंसिपल और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। साथ ही सजल सक्सेना, जो महाविद्यालय इंदौर के HOD है, और मार्गदर्शन में आपका दोनों का ही स्वागत है। डॉक्टर गगन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आप ये बताइए कि IPS अकेडमी नॉर्थ कैंपस की शुरुआत कब हुई और यहाँ कौन कौन से कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए है? जी, IPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की शुरुआत रिनाउंड आर्किटेक्ट एवं IIT अलमनस श्री अचल के चौधरी सर ने 1987 में इंदौर पब्लिक स्कूल राजनगर से की। 1994 में इंदौर प्रोफेशनल स्टडीज एकेडमी, जिसको हम सभी पॉपुलरली IPS एकेडमी के नाम से जानते हैं, की स्थापना हुई। आज वर्तमान में इंदौर पब्लिक स्कूल के क्रमशः 4 कैंपस हैं: राजनगर, मौर्या हिल्स इंदौर, सांवेर कैंपस एंड झाबुआ कैंपस। एंड IPS एकेडमी के कैंपसेस क्रमशः राजनगर राउ कैंपस, विजयनगर कैंपस, इंदौर उज्जैन रोड स्थित नॉर्थ कैंपस व झाबुआ कैंपस हैं। IPS एकेडमी नॉर्थ कैंपस की शुरुआत 2019 में इंदौर, उज्जैन और देवास बेल्ट के रीजनल पॉपुलस को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए की गई थी। और आज वर्तमान में हमारे पास राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और प्रदेश के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स UG एवं PG प्रोग्राम में अध्ययनरत है और हम उनकी फर्स्ट चॉइस बनकर उभरे हैं। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो नॉर्थ कैंपस में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड रिसर्च यानी कि IBMR में BCom, BBA, BCA, MBA और MCA प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं। इनमें से MCA RGPV भोपाल से एफिलेटेड है एवं बाकी अन्य कोर्स BCom, BBA, BCA एवं MBA DAVV एफिलेटेड है एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है। जी डॉक्टर गगन, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज है, जो इस तरह के कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं। लेकिन अगर मैं IPS अकेडमी की बात करूं तो उसमें दूसरे इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले क्या खास है, क्या अलग है और यहाँ की कौन सी खूबियां हैं जो स्टूडेंट्स को बेहतर करियर बनाने में मदद करती है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने कि IPS एकेडमी को अन्य विकल्पों से क्या बेहतर बनाता है। वो है हमारी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ओरिएंटेड टीचिंग पेडागॉजी। साथ ही अगर हम बात करें हमारी पंच लाइन संस्कार से सक्सेस तक, इसको हम क्रियान्वित करने के लिए हम पूरी तरह से छात्रों के 360 डिग्री एक्सपोजर पर काम करते हैं और साथ ही ये सुनिश्चित करते हैं कि नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज के ऊपर काम करते हुए हम उनको फ्यूचर रेडी बना पाएं और ये हमें भीड़ से अलग करता है। बिल्कुल डॉक्टर गगन। सजल जी, मैं अब आपके पास आऊंगी। हम अगर स्पेसिफिक लॉ की बात करें तो एडमिशन लेने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और कॉलेज ऑफ लॉ के कोर्सेज को किस यूनिवर्सिटी और रेगुलेटरी बॉडी की रिक्रिएशन में रखा गया है? जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, जहाँ तक आपने एलिजिबिलिटी की बात की, तो लॉ के हमारे 2 कोर्सेज रन होते हैं।
जी। जो एक है पहला BA LLB और दूसरा है LLB, लेकिन ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं ये ऑनर्स प्रोग्राम है हमारे। जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है तो LLB के केस में आयु की अगर हम बात करते हैं तो आयु LLB के केस में लागू नहीं होती है, कोई भी एज लिमिट का व्यक्ति यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। लेकिन जहाँ तक परसेंटेज की बात है तो ग्रेजुएशन में उसके परसेंटेज जो है मायने रखते हैं। अगर जनरल कैटेगरी का छात्र या छात्रा है तो 45% यानी 45% मार्क्स उसको कंपलसरी हैं। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 42% मार्क्स की लिमिट है और SC एंड ST कैटेगरी के छात्रों के लिए 40% की सीमा निर्धारित की गई है। जहाँ तक BA LLB की बात करते हैं तो उसमें 50% मार्क्स का प्रावधान है। अब अगला क्वेश्चन आपका ये था कि कहाँ से एफिलिएशंस हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा कॉलेज जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली से अप्रूव्ड है और एफिलिएशन हमारी जो है वो देवी अहिल्या से संबंधित है। हायर एजुकेशन से भी हमारे को मान्यता प्राप्त है। जी सज्जल जी, डॉक्टर गगन जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊँगी। और ऐसा कहा जाता है, मैंने भी कई बार सुना है कि UG से ज़्यादा PG में इंस्टीट्यूशंस का ब्रांड मैटर करता है। क्या आप भी इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या सच में ऐसा है? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद UG किसी भी कॉलेज से कर लेते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अच्छा कॉलेज ले लेंगे। अक्सर छात्र मुझसे चर्चा करते हैं एडमिशन काउंसलिंग के दौरान कि सर UG तो कहीं से भी कर लो, बट PG जो है एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे ब्रांड से करना चाहिए ताकि हमें अच्छा प्लेसमेंट और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। वस्तुतः ये अवधारणा पूरी तरह सही नहीं है। अगर स्टूडेंट फाउंडेशन ईयर्स में, वो कहते हैं ना कि बिल्डिंग की नींव जितनी मजबूत हो बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होती है, तो अगर स्टूडेंट्स बच्चे अपने फाउंडेशन ईयर्स में हायर एजुकेशन में एक अच्छे ब्रांड के साथ, एक अच्छे कॉलेज के साथ जुड़ते हैं तो हमें उनके ऊपर काम करने का ज़्यादा अवसर प्राप्त होता है। हम उनके 360 डिग्री एक्सपोजर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सभी एस्पेक्ट्स पे बहुत माइन्यूटली काम कर पाते हैं, उनकी शॉर्टकमिंग्स, वीकनेसेस को दूर कर पाते हैं। एंड जहाँ तक बात है कि बच्चे ये स्वतः मानते हैं कि PG में उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो एक अच्छा ब्रांड उनको ये जो PG की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स, कैंपसेस वगैरह, वो UG में भी मुहैया करवा सकता है। साथ ही एक अच्छे ब्रांड का मतलब होता है अच्छा एक्सपोजर, अच्छी फैसिलिटीज़, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स, एक अच्छे लेवल ऑफ स्टूडेंट्स यानी पीयर ग्रुप, जिससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता है। तो ब्रांड बहुत ही मायने रखता है UG प्रोग्राम में भी, एंड इक्वली वो उतना ही इंपॉर्टेंट है PG में भी। तो अगर एक बच्चा 5 साल के लिए हमारे पास UG प्लस PG करता है तो हमें उसके ऊपर काम हम ज़्यादा कर पाते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर गगन, आपने कहा कि बिल्डिंग की नींव मजबूत होना ज़रूरी है। सजल जी, मैं अब आपके पास आऊँगी। और ऐसा कहा जाता है कि इंस्टीट्यूट है उसमें बिल्डिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है वहाँ मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़। तो IPS अकेडमी में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, किस तरह से स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाया जाता है? देखिए, जहाँ तक स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट की बात है तो मैं तो ये कहूँगा कि सब तरीके से विकास की बात करते हैं हमारे यहाँ जी। सब तरह से विकास की मतलब कि जहाँ तक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, सारे के सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी बच्चों के साथ शेयर करते हैं। साथ साथ बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, उनका सर्वांगीण विकास हो। और जहाँ तक बच्चों की क्या बेनिफिट्स हम उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं IPS से, वो मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि IPS के माध्यम से हम लोग जो हैं बच्चों को बेहतर से बेहतर इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, प्लेसमेंट्स उनके अच्छी कंपनीज़ में होते हैं। और आउटडोर एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं तो बच्चों को जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, उसके लिए हम लोग कोर्ट विजिट्स करवाते हैं, उनको पुलिस स्टेशन में ले जाके पुलिस की फंक्शनिंग कैसे होती है वो सारा उनको प्रैक्टिकली देखने को मिलता है।
तो ये सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बच्चों को मिलता है, जो कि हमको थोड़ा सा हटके अलग बनाता है बाकी कॉलेजेस की तुलना में। सचल जी, कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होती है, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या इन्वॉल्व है और उसके बीच बैलेंस किस तरह से ये यूनिवर्सिटी बनाती है, और खासकर आप लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्या स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती है वो भी बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जहाँ तक बैलेंस की बात है तो दोनों तरह से बैलेंस करना जरूरी है, एकेडमिक पार्ट पे भी और नॉन एकेडमिक पार्ट पे भी। अब नॉन एकेडमिक पार्ट में तो हम ये बात कर सकते हैं कि चूंकि कैंपस में अपने आप में इतनी बड़ी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं हम लोगों ने, हमारा जितना बड़ा स्पोर्ट्स एरेना है वो शायद इस पूरे एरिया में इतना बड़ा एकेडमी स्पोर्ट्स का नहीं होगा। तो सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ के साथ साथ इंडोर एक्टिविटीज़, इंडोर गेम्स भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जहाँ तक लीगल एजुकेशन की बात है तो कॉलेज अपनी तरफ से बच्चों को लीगल एड कैंप की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। बच्चे गांव-गांव में जाते हैं, वहाँ पे जो उनकी व्यवहारिक मतलब विधिक समस्याएं हैं ग्रामीणों की, उनको सुनते हैं, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं लीगल एड कैंप के माध्यम से। अलग अलग एनजीओज़ को अप्रोच करते हैं, अलग अलग एनजीओज़ के माध्यम से उनको जो व्यवहारिक शिक्षा दी जा सकती है वो दी जाती है। तो ये एक बैलेंस बनाने का काम हमारी तरफ से किया जाता है। और जैसा मैंने पूर्व में कहा कि कोर्ट विजिट, थाना विजिट, जेल विजिट, ये सारी चीज़ें तो हमारे पार्ट ही है। इसके अलावा कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर हम देखें तो लॉ के विद्यार्थियों के लिए, कानून के विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें दो होती हैं। पहला कि कॉलेज के अंदर मूट कोर्ट की व्यवस्था है या नहीं, और दूसरा लाइब्रेरी में पुस्तकें उपलब्ध हैं या नहीं। तो इन दोनों जगहों पे आईपीएस एकेडमी बहुत अच्छा स्कोर करता है। बिल्कुल सजल जी। डॉक्टर गगन, अब मैं आपके पास आऊँगी। अगर जब भी इंस्टीट्यूट को चूज़ करना होता है तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है वो है स्कॉलरशिप। तो आईपीएस एकेडमी में स्कॉलरशिप को लेकर काफ़ी चर्चा भी होती है। प्रतिभाशाली छात्रों को तो स्कॉलरशिप ईजिली मिल जाती है। गर्ल चाइल्ड के अलावा और किन स्टूडेंट्स को आईपीएस एकेडमी स्कॉलरशिप का फायदा देती है? जी, आईपीएस एकेडमी पर्टिकुलरली अगर मैं नॉर्थ कैंपस की बात करूं तो वेरियस स्कॉलरशिप्स मुहैया करवाता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं दर्शकों को भी डिटेल में बताना चाहूँगा इप्सा मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में, जहाँ स्टूडेंट्स लगभग 100% ट्यूशन फी वेवर में पढ़ सकते हैं बेस्ड ऑन कि उन्होंने क्लास 12th में एंड यूजी यानी ग्रेजुएशन में उनके परसेंटेज मार्क्स कैसे हैं। तो ये स्लैब स्टार्ट होता है 75% एंड 95% टू अबव। तो एक छात्र के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है, वो आईपीएस जैसे ब्रांड में उनकी सारी फैसिलिटीज़ को इन कैश कर सकता है लगभग 100% ट्यूशन फी वेवर इन द फर्स्ट ईयर। वहीं मैं अगर पीजी प्रोग्राम्स की बात करूं यानी एमबीए एंड एमसीए प्रोग्राम्स की, तो वहां ये स्लैब 80% से शुरू होता है। और अगर लॉ में एलएलबी ऑनर्स की बात करूं एंड बीए एलएलबी ऑनर्स रिस्पेक्टिवली, तो वहां ये स्लैब 60% एंड 65% से शुरू होता है। तो ये तो रही मेरिट स्कॉलरशिप की बात। अब मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूंगा कि व्हाट्स ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिस, डिफेंस एंड फार्मर्स, हमारे किसान भाइयों के बच्चे अगर हमारे कॉलेज में यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स में इनरोल करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उनको 10% की कंसेशन दी जाती है। साथ ही थर्ड कैटेगरी है सांवेर लोकल्स की। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ यूजी एंड पीजी कोर्स में एडमिशन लेता है तो उसके लिए भी 10% का ट्यूशन फी वेवर की व्यवस्था रखी गई है। फोर्थ कैटेगरी है हमारे अलुमनाई की, यानी इंदौर पब्लिक स्कूल के किसी स्टूडेंट्स या आईपीएस एकेडमी के अलुमनाई अगर हमारे यहाँ यूजी पीजी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं तो उनको भी 25% का ट्यूशन फी रिबेट दिया जाता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ टॉप एकेडमिक परफॉर्मर्स की, स्पोर्ट्स अचीवर्स की, क्लास रैंकर्स की या यूनिवर्सिटी रैंक या मेरिट होल्डर्स की। तो इसमें भी हम स्टूडेंट्स को लगातार एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए लगभग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल्स में अगर एक बच्चे ने
पार्टिसिपेट किया हो या मेडलिस्ट हो तो अप टू 25,000 रुपीज़ की डिस्काउंट या कंसेशन उसको दिया जाता है। साथ ही क्लास रैंकर्स या यूनिवर्सिटी रैंक हो अगर बच्चे की 1 to 5 रैंक में, तो उसको हम अप टू 50% ट्यूशन फी वेवर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही मैं अन्य कैटेगरी की बात करूंगा, गर्ल चाइल्ड की। हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्पेशल 10,000 रुपीज़ का कंसेशन बीकॉम जैसे कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। साथ ही अन्य लाभ भी, जैसे BA LLB में उनको न केवल 10% कंसेशन बल्कि रजिस्ट्रेशन फी भी पूर्णतः वेव ऑफ कर दी जाती है। एंड अन्य प्रोग्राम में जैसे BBA, BCA, MBA, MCA, है ना, इन सभी प्रोग्राम्स में 10% कंसेशन दिया जाता है। तो ये हैं हमारी स्कॉलरशिप्स, जहाँ पर हम बच्चों को लगातार सतत प्रोत्साहित करते हैं, उनके तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि कोई भी छात्र छूटे नहीं, और हम उसके ऊपर लगातार उसको प्रोत्साहित करते हुए बेहतर करने के लिए प्रेरित कर पाएं। बिल्कुल डॉक्टर गगन, अब सजल जी मैं अब आपके पास आऊंगी। बदलते लीगल प्रोफेशंस के दौर में IPS एकेडमी लॉ स्टूडेंट्स की इंडस्ट्री रेडी कैसे बनाता है? मतलब किस तरह के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराता है, या क्या खास फैसिलिटीज होती हैं, इंस्टीट्यूट की ओर से क्या एफर्ट्स होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ये ज़रूरी भी है। सभी को, दर्शकों को ये जानना भी चाहिए कि बदलते परिवेश में हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी का आज का युग है। आज अगर बच्चा टेक्नोलॉजी सेवी है तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जब हम कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो वहाँ हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ है। तो उसके लिए कॉलेज में इस तरह की व्यवस्था की है हम लोगों ने कि हमारी मतलब ई-लाइब्रेरी सिस्टम है हमारे यहाँ, जहाँ पे कि हम एडवांस सॉफ्टवेयर जैसे मनुपत्रा है, EBC है, इनका प्रयोग करते हैं, और बच्चों को डायरेक्ट एक्सेस देखने को मिलता है। उनको सारे केस, ऑर्डर्स, डिसीजन सारे के सारे हैंड मतलब तुरंत अवेलेबल होते हैं उनको वहाँ। तो ये तो टेक्नोलॉजी का एक बात हुआ। दूसरा, प्रैक्टिकली किस तरीके से ई-फाइलिंग करते हैं, किस तरीके से कोर्ट में प्रोसेस होती हैं, वो सारा, चूँकि अनुभवी हमारे यहाँ पे अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो वो सारा अपना एक्सपीरियंस के साथ में बच्चों को पूरा एक्सपोजर प्रोवाइड कराते हैं। जी डॉक्टर सजल, डॉक्टर गगन एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, और आप ये बताइए, क्या कॉलेज ऑफ लॉ में कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ या IPR जैसे स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस भी उपलब्ध है, या स्टूडेंट्स को स्पेशलाइजेशन चुनते समय किस तरह की सलाह दी जाती है, या काउंसलिंग उन स्टूडेंट्स की किस तरह से की जाती है? इस क्वेश्चन का प्रश्न मैं चाहूँगा कि हमारे साथ बैठे एक्सपर्ट जो हैं सजल सक्सेना जी दें। जी सजल जी। जहाँ तक स्पेशलाइजेशन की बात है तो मैं आपको जी मैम, जहाँ तक स्पेशलाइजेशन की बात है मैं बताना चाहूँगा कि IPS एकेडमी के नॉर्थ कैंपस में अभी UG प्रोग्राम्स हैं, और UG प्रोग्राम्स में स्पेशलाइजेशन एज सच होता नहीं है। लेकिन चूंकि ऑनर्स के प्रोग्राम है हमारे, तो वो अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन कोर्सेज को बोला जाता है कि भाई ऑनर्स का प्रोग्राम मतलब स्पेशलाइज कोर्स, जो आपने नाम लिए कि जैसे एनवायरनमेंट लॉ है या IPR है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं PG के सब्जेक्ट्स होते हैं। जब बच्चा LLM करने जाता है तब वो ये सारे कोर्सेज स्पेशलाइजेशन के लिए सोच सकता है। लेकिन UG कोर्सेज में भी ऑनर्स प्रोग्राम होने के नाते उनको ये सारी चीज़ों का पहले से ही एक अनुभव प्राप्त हो जाता है। प्राइमरी कह लीजिए आप कि उनको नॉलेज इस तरीके की मिल जाती, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स क्यूरिकुलम में ऑलरेडी हैं। सजल जी, हम देख रहे हैं कि आज लीगल फील्ड तेजी से डिजिटल होती जा रही है। ई-फाइलिंग और वर्चुअल कोर्स जैसे नए सिस्टम के लिए स्टूडेंट्स को IPS एकेडमी में किस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी? मैंने पूर्व में भी अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ पे चूंकि एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं, जिनको के कोर्ट का भी एक्सपोजर है, कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने के कोर्ट में प्रैक्टिस भी किया हुआ है, तो व्यवहारिक अनुभव बहुत मायने रखता है, और सभी छात्र उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और ई-फाइलिंग की बात है या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर की बात करते हैं कोर्ट से रिलेटेड, तो वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे लाइब्रेरी में और मूट कोर्ट के माध्यम से बच्चों तक पहुंचती हैं।
बिल्कुल सजल जी। डॉक्टर गगन, अब मैं आपके पास आऊंगी। आज आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी बीसीए और एमसीए कर सकते हैं। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और एडमिशन प्रोसेस उसकी क्या होगी आपके इंस्टीट्यूट में? देखिए, ये एक बहुत ही अनूठी पहल है जिसका मैं वेलकम करता हूँ। जी। अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फ्लेक्सिबिलिटी मिली है और अब एक स्टूडेंट जो क्लास 12th में कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ या किसी भी स्ट्रीम का हो वो बीसीए ऑप्ट कर सकता है। और वैसे ही नॉन साइंस या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे अब एमसीए के लिए एलिजिबल हो गए हैं, प्रोवाइडेड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हों। और साथ ही जब मैं उनको काउंसल करता हूं तो उनके इंटरेस्ट, उनका एप्टीट्यूड देखते हुए हम उनको कोर्सेज को सजेस्ट करते हैं। तो एक बहुत ही वेलकम मूव है कि एक बच्चा आज के दौर में कोर्स या सब्जेक्ट उसके लिए बाध्यता नहीं है। अब वो बीसीए और एमसीए जैसे प्रोग्राम्स नॉन साइंस या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का होने के बाद भी ले सकता है। बिल्कुल डॉक्टर गगन, आईपीएस एकेडमी के एमबीए और पीजी स्टूडेंट्स लगातार यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड्स चेक किए, तो आप इस सक्सेस का सीक्रेट भी हम सबको बता दीजिए। देखिए, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये लगातार पिछले 5 सालों से हमारे स्टूडेंट्स यूजी एंड पीजी प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट में 1 to 5 रैंक्स में आ रहे हैं। और ये ओवरनाइट नहीं होता है, ये सतत सारे टीचर्स के प्रयास और हमारी पेडागॉजी जो है उसके ऊपर मैं इसका श्रेय दूंगा। तो एक स्टूडेंट राइट फ्रॉम द डे ही एंटर्स इनटू द कैंपस, मतलब हम वहाँ पे स्वॉप एनालिसिस करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड पोटेंशियल को हम रीड करते हैं एंड उसके बेसिस पर हम बच्चे के ऊपर काम करते हैं। जैसे एक छात्र अगर वीक है कम्युनिकेशन स्किल्स में तो हम उसको प्रेजेंटेशंस के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करते हैं। एक बच्चा अगर इंट्रोवर्ट है, जहाँ वो लोगों से घुल मिल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, तो वहाँ पर हम उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स देते हैं जहाँ पर वो टीम वर्क के लिए प्रेरित हो सके। तो हम राइट फ्रॉम एवरी माइन्यूट डिटेल्स, बच्चे के हर एक एस्पेक्ट पर, पर्सनालिटी पर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इस तरीके से हम करिकुलम का हिस्सा बनाकर लेकर चलते हैं जहां बच्चा अपने आप को एक पार्ट समझे और अलग ना हो जाए थीम से। साथ ही इसमें टीचर्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक मेंटोर की तरह, एक गाइड की तरह लगातार बच्चे के साथ बने रहते हैं। हमने मैंडेटरली लाइब्रेरी का एक सेशन हर एक क्लास के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए रखा हुआ है ताकि जो भी उपलब्ध संसाधन है, बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बच्चा पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाए। बिल्कुल सही डॉक्टर गगन, आपने कहा। सजल जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। अगर कोई स्टूडेंट आईपीएस एकेडमी में एडमिशन लेने आ रहा है तो पहले ही दिन उसे यहाँ का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या नजर आएगा, वो भी आप दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जी, जैसे ही कैंपस में पहला कदम उसका होगा तो उसके मुंह से वाह निकलेगा, और वाह इसलिए निकलेगा कि कैंपस जो है हमारा स्टेट ऑफ आर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख के ही उसकी तबीयत गदगद हो जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज़, जब वो क्लासरूम्स में अंदर जाएगा तो उसको वो सारी फैसिलिटीज़ जो वो इमेजिन करके आता है कि क्या वहाँ प्रोजेक्टर है, क्या वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग है, क्या वहाँ पे प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें देख के वो खुश होने वाला है। इसके बाद लाइब्रेरी हमारी जो है अपने आप में सबसे बड़ा की फीचर है इस कैंपस का। लाइब्रेरी, ऐसी लाइब्रेरी तो मैंने अपने करियर में आज तक नहीं देखी मैम। इतनी सुंदर लाइब्रेरी और फुल्ली इक्विप्ड विद ऑल काइंड ऑफ बुक्स आर देयर। फिर मूड कोर्ट हमारी एक दूसरी विशेषता है जो कि अपने आप में इस कैंपस को बाकी जगहों से डिफरेंट करती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये तो एकेडमिक पार्ट पे है, अगर हम बच्चे को और अच्छी तरीके से डेवलप करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स एरिया में भी कॉलेज ने बहुत काम किया है। और अगर आप कैंपस को देखेंगे तो बाहर जो आउटडोर एक्टिविटीज़ की हम बात करेंगे तो आउटडोर स्पोर्ट्स की सारे, आप जिस भी स्पोर्ट्स का नाम लेंगे वो सारे स्पोर्ट्स हमारे इस कैंपस में मौजूद हैं। तो क्यों ना बच्चा जब कैंपस में आएगा तो उसके मुंह से वाह क्यों नहीं निकले। बिल्कुल बिल्कुल सजल जी, सही कहा आपने। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, स्टडीज अच्छी हो, फैकल्टी अच्छी हो तो क्यों नहीं वहाँ निकलेगा। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और हमारे दर्शकों को ये मार्गदर्शन देने के लिए आपका शुक्रिया।
और उम्मीद है आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।